बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर ज़ैदी। नाज़रीन, दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मिनी बजट में स्टेट बैंक को इजाफी इख्तियारात मिलने जा रहे हैं। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट पाकिस्तान भर में अपने पंजे गाड़ रहा है और बदलते मौसम पर बात होगी इसी बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अरूबा खान और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। पीटीआई स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के अहम नुकात सामने आ गए हैं। तहरीक इंसाफ बैरून मुल्क से फंड्स की तफसीलात रिपोर्ट में शामिल हैं, जबकि स्टेट बैंक की जानिब से पीटीआई के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात रिपोर्ट का हिस्सा हैं। पीटीआई स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के अहम निकात सामने आ चुके हैं। बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर बताएगा कौन कौन से निकात इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं। जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग के मामले के ऊपर केस की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत की, जिसमें स्क्रूटनी कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनके हुक्म दे दिया जो फ्रीकैन है उनको रिपोर्ट जो है वो फराहम की जाए। स्क्रूटनी कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट है उसके जो अहम नुकात हैं वो हमें मौसूल हुए हैं। उनके मुताबिक बैरून मुल्क से जो पीटीआई को फंडिंग हुई है वो रिपोर्ट में शामिल की गई है, जबकि पीटीआई के बैंक अकाउंट्स की जो स्टेट बैंक की जानिब से तफसीर है वो भी इसकी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। अमरीकी इदारे फारा LLC की जो पीटीआई अकाउंट से मुताल्लिक तफसीर है वो भी रिपोर्ट में शामिल की गई है, जबकि पीटीआई की जानिब से पाकिस्तान में डॉलर ऑपरेटेड अकाउंट्स हैं और इसके अलावा जो ममनुआ फंडिंग से मुतालिक भारतीय, फ्रांसीसी और ऑस्ट्रेलवी कवानीन है उसका भी हवाला दिया गया है। अलबत्ता रिपोर्ट के अंदर इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि तहरीक इंसाफ ने जो बैरून मुल्क से फंडिंग हासिल की है उसकी मुकम्मल तफसीलात फराहम नहीं की और मुतअद्दिद बैंक अकाउंट्स को भी तफसीलात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं दी गई। स्क्रूटनी कमेटी ने बैंक अकाउंट्स पर अपना तज्जिया भी रिपोर्ट में पेश किया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ्रीकैन से इस रिपोर्ट के ऊपर जवाबात मांगे हैं। फ्रीकैन से इस रिपोर्ट के ऊपर जवाबात तलब कर लिए गए हैं। फ़हीम अख्तर रिपोर्ट का अहवाल बता रहे थे, शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए कुछ मौसम का अहवाल आपको बताएं तो मुल्क के बेशतर इलाके स्याह बादलों की लपेट में है। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी समेत पंजाब में बारिश हुई। बलूचिस्तान के साहिली शहरों में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तग़यानी आ गई है। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ बर्फ से सफ़ेद हो गए हैं। मरी, एबटाबाद, नारान, कागान, स्कर्दू, गलियात, अस्तोर, चित्राल, वादी लीपा में शदीद बर्फबारी जारी है। शदीद बर्फबारी से दूर दराज इलाकों के रास्ते भी बंद हो गए हैं। मुल्क भर में बारिशों की एंट्री, इस्लामाबाद में भी रिमझिम जारी। वफाकी दारुल हुकूमत में रात से बारिश का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है। बारिश के दौरान शहर बेमिसाल का मौसम हसीन हो गया। मारगल्ला की पहाड़ियों पर बादल तैरने लगे। मैदानी इलाकों में बारिश तो पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। मरी और गलियात समेत कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, नारान और कागान में भी बर्फबारी ने समा बांध दिया। स्कर्दू और अस्तोर में अब तक 2 इंच जबकि पहाड़ों पर 3 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला 7 जनवरी तक जारी रहेगा। और नाजरीन, पंजाब भर में बादल छाए हुए हैं। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट समेत कई इलाकों में बारिश के बाद मुरझाए चेहरे खिल उठे हैं। लाहौर से तैयार करदा ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश। लाहौर में रात गए बूंदाबांदी हुई जिससे खुनकी बढ़ गई और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अब्रे रहमत से स्मोग में कमी का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत में होने वाली हल्की बारिश से शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मौसम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, बारिश हुई है बड़े अरसे बाद। और ये जो स्मोक थी, ये जो मौसमी गंदगी थी, ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हद तक कम हुई है और बड़ा अच्छा फील हो रहा है इस माहौल में फिरते हुए। मौसम बहुत अच्छा हो गया भाईजान, बारिश भी हो गई है, स्मोक कम हो गई है माशाल्लाह। मौसम बहुत प्यारा हो गया है, मौसम खुशगवार हो गया है
اور نزلہ زکام جو ہے بخار اس میں کمی ہو گئی. اب قصور میں باران رحمت برسنے سے خشک سردی کا خاتمہ ہو گیا. چونیا اور گردونواہ میں موسم سرما کی پہلی رمجم نے سردی میں اضافہ کر دیا. عارف والا میں بھی بوندا باندی ہوئی. محکمہ زراعت نے اسے گندم کی فصل کے لیے فائدہ مند قرار دیا. الہ آباد میں بھی ٹھنڈی ہوائوں کے ساتھ بارش کی چھینٹیں پڑیں اور قدرت کا ہر رنگ نکھر گیا. پاک پتن اور اطراف میں بھی وقفے سے بارش ہوئی جس سے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے. سیالکوٹ میں یخ بستہ ہواؤں کے ساتھ ہونے والی بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا. شکرگڑھ، کرتارپور، گجرات، گجرانوالہ اور دیگر علاقوں میں بھی ہلکی بارش ہوئی. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے میں مزید بارش کی نوید سنائی ہے. لندن کے علاقے سلاؤ کی مقامی مسجد میں ممتاز کشمیری رہنما راجہ اسحاق خان کی پہلی سالانہ برسی کے موقع پر تعزیتی تقریب منعقد ہوئی جس میں تمام مکاتب فکر کے افراد نے بھرپور شرکت کی. آزاد کشمیر کے سابق وزیر برقیات و اطلاعات محمود ریاض، چیئرمین کشمیر گلوبل سپریم کونسل راجہ سکندر اور دیگر شخصیات نے خصوصی شرکت کی. وسیم کاظمی رپورٹ کریں گے. سلاؤ کی جامع مسجد میں ہونے والی تعزیتی تقریب میں راجہ اسحاق خان مرحوم کے 2 احباب اور کمیونٹی کی دیگر سماجی اور سیاسی شخصیات نے بھرپور شرکت کی اور مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا. شرکا نے مرحوم کشمیری رہنما راجہ اسحاق کی مغفرت کے لیے دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کی سماجی اور سیاسی خدمات کے حوالے سے اظہار خیال بھی کیا. اس موقع پر مسلم کانفرنس کے مرکزی رہنما سردار امجد عباسی، سردار شکیل، سابق ڈپٹی میئر سلاؤ راجہ عزیز، سابق کونسلر چودھری بشارت، راجہ غضنفر نوابی، راجہ شوکت اور چودھری حاجی شبیر سمیت دیگر شرکا نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ممتاز کشمیری رہنما راجہ اسحاق تحریک آزادی کشمیر کے بہترین سفیر تھے. برطانیہ میں تحریک آزادی کشمیر کے مظاہروں کو کامیاب بنانے میں راجہ محمد اسحاق کا مثبت کردار ناقابل فراموش ہے. اوورسیز کشمیری کمیونٹی ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر پائے گی. شرکا کا کہنا تھا کہ کشمیری رہنما راجہ اسحاق کی پہلی سالانہ برسی پر وہ اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ مرحوم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو دنیا بھر میں اجاگر کرتے رہیں گے. شرکا کا کہنا تھا کہ راجہ اسحاق مرحوم کشمیریوں کی مؤثر آواز ہے جنہوں نے کشمیریوں کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کی. راجہ محمد اسحاق خان جب ان کا نام لیں تو یہ تاریخ آزادی کشمیر کی علامت تھی. چاہے کوئی نعرہ بلند کرے کشمیر کا یا نہ کرے، راجہ محمد اسحاق خان وہ ایک واحد شخصیت تھے. وہ خود ہی اتنا بلند کر دیتے نعرہ کہ دنیا کا توجہ کشمیر کی طرف ہوتا جاتا تھا. راجہ صاحب کا نام جب بھی لیں تو تحریک آزادی کشمیر کا سامنے آتا ہے. میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. راجہ اسحاق صاحب اس برطانیہ میں اور یورپ سارے میں تحریک آزادی کشمیر کے سرخیل تھے. وہ ہمیشہ اراول دستے کا کردار ادا کرتے تھے. فیملی کو میں دل کے گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں کہ ایسے بچے ہونے چاہیے کہ ان کے جو پیچھے ہمارے ہاتھ اٹھائیں اور ان کے لیے دعا کرائیں بزرگوں کے لیے. راجہ اسحاق خان اپنی مثال آپ تھے. وہ بڑی خوبیوں کے مالک تھے. ڈاکٹر ایوب ٹھاکر صاحب مرحوم اکثر کہا کرتے تھے کہ خدائی خدمتگار ایک مجاہد آدمی، جس کو ان کو سپریم کمانڈر کا انہوں نے خطاب دیا تھا راجہ اسحاق خان صاحب کو. اور عملاً میں کہوں گا کہ برطانیہ میں مظاہروں کے اعتبار سے ادر دین تحریک کے اندر موومنٹ پیدا کرنے میں راجہ اسحاق خان کا کوئی ثانی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. I would also like to take this opportunity to mention that my dad, he served a lot for the Kashmir cause for the last 3 decades also, and may Allah Ta'ala give him جنت الفردوس. 1 سال پورا ہو رہا ہے ظاہر ہے راجہ اسحاق صاحب کی رحلت کے بعد، اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک آزادی کشمیر کا ایک بہت بڑا باب بند ہو گیا تھا 1 سال پہلے ہم سے جدا ہوئے جب وہ. اور آج ہم پورے برطانیہ میں جو کشمیری کمیونٹی ہے خصوصی طور پر، اور بالعموم کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی دونوں اس اتنے بڑے نقصان کا جو ازالہ ابھی تک ممکن نہیں ہو سکا، اور شاید ہی کبھی یہ ازالہ ممکن ہو. ہماری کمیونٹی کے لیے بہت بڑا سرمایہ تھے. اسحاق صاحب نے وہ روح ہماری کمیونٹی کے اندر بیدار کی کہ جس کی کمی ہمیشہ رہے گی، لیکن مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں جو انہوں نے اپنا کلیدی کردار ادا کیا. انہوں نے کشمیر کاج کے لیے اپنی زندگی رقم کی تھی. ان کو ہم نے خراج تحسین پیش کیا آج، اور اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ جس طرح ہم کٹھے میں کر چلتے تھے، آج ہمیں شدید قسم کی سخت ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ جب بھی ہم مظاہرہ کرتے تھے کشمیر کاج کے لیے وہ سب سے آگے ہوتے تھے، وہ سب سے پہلے پہنچتے تھے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بلند مقام عطا فرمائے. اور میری یہ دعا ہے ان کے بچوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ
वो एक इसहाक खान राजा एक मुजाहिद आदमी था, उसने कभी कोई बरादरी नहीं देखी, कोई कौम नहीं देखी, कोई मजहब नहीं देखा। जिस मजहब के साथ भी बददियानती होती थी वो उसके साथ खड़ा हो जाता था। दुआया तकरीब में बरतानिया में मुकीम कश्मीरियों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ इजहार यकजहती किया और तहरीक आज़ादी को दवाम बख्शने के अज़म का इजहार किया। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। ब्रेक्जिट का 1 साल मुकम्मल होने पर बरतानिया मुश्किलात का शिकार है। कोविड को भी हुकूमत ने बेहतर अंदाज में डील नहीं किया, जिसकी वजह से आम आदमी की ज़िंदगी मुतासर हो रही है। कश्मीर का मसला बरतानिया का ही पैदा करदा है, उन्हें ही इसे हल करना होगा। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट अफजल खान ने ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से बातचीत करते हुए मजीद क्या कहा है, आइए देखते हैं। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि अवाम का फैसला गलत है। ये रेफरेंडम हुआ था, रेफरेंडम में ये डिसीजन आई थी, लेकिन उसके जो फुल तहसरात हैं, जो इम्पैक्ट है, उसको हम देख रहे हैं। बड़ी थिन मेजॉरिटी थी ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि नहीं क्लियर है, ये बहुत बड़ी ब्रिज थी इस लेवल पे कि स्प्लिट बहुत था मुल्क के अंदर, लेकिन क्योंकि मेजॉरिटी जितनी भी छोटी थी, फैसला था निकलने का और हम निकल चुके हैं। तो सिचुएशन अब इस वक्त यही है कि हम उसका जो फुल इम्पैक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। उसमें यही चीज़ है कि बहुत से जो चीज़ें हैं बिज़नेस के हवाले से वो मुश्किलात भी सामने आ रही हैं। जो ड्राइवर्स की आप बात कर रहे थे, HGV लाइसेंस वगैरह के लिए शॉर्टेज है, वो भी सामने आ रही है। जो मेडिकल की तरफ है वो पहले भी थी, अब और बढ़ रही है पेंडेमिक के नुक्ते नज़र से। तो ये वो मुश्किलात हैं, इसको हमने डील करने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉन्ग टर्म मुल्क का मफाद यही है कि जो हमारा इकनॉमिक बेस है उसको हम मजबूत रखें। अगर आप वन लाइनर आपसे पूछूं कि जो इस वक्त बरतानिया की मईशत थोड़ा सा डिक्लाइन की तरफ है, इज बिकॉज ऑफ ब्रेक्जिट और बिकॉज ऑफ द कोरोना? आई थिंक द डिफ़िकल्टी यही है कि ये चीज़ें कम्प्लेक्स होती हैं, ब्लैक एंड वाइट नहीं होती जो शॉप करके कहते हैं। मैं ये कहूँगा कि ब्रेक्सिट भी इसमें इन्वॉल्व है, पेंडेमिक भी इन्वॉल्व है, और जो करंट वर्ल्ड का सिचुएशन है उसका भी इम्पैक्ट होता है। तो ये मिल के चीज़ें होती हैं, लेकिन इम्पैक्ट यही है कि मुश्किलात बढ़ रही हैं। बट आप समझते हैं कि जो टोरी गवर्नमेंट है जी, ये इसको कुछ बेहतर तरीके से डील कर रही है ब्रेक्जिट को और कोविड को? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये ठीक तरीके से कर रहे हैं। अगर आप इसको ब्रेक्सिट को देखें तो आप देखें कि सबसे बड़ा जो ख़तरा हमें सामने नज़र इस वक्त आ रहा है कि हमारी जो नॉर्दर्न आयरलैंड की सिचुएशन है, जहाँ पे अमन कायम हुआ था, वो ख़तरे में है। आप जब स्कॉटलैंड को देखते हैं तो ये जो 300 साल 400 साल से ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था हमारा मिल के मुल्कों का चलने का, वो ख़तरे में है। तो ये लॉन्ग टर्म जो मेन इश्यूज़ हैं उसमें ख़तरे पैदा कर दिए हैं इन्होंने। उसके बाद जो फ़ायदे की बात है, जो कहते थे कि अवन रेडी ये डील है, वो भी सामने अब चीज़ें आ रही हैं कि कोई ख़ास डील भी कहीं जगह पे नहीं हो रही। तो ये मुश्किलात तो क्लियर कट वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। तो हमारी ख्वाहिश तो यही होगी कि गवर्नमेंट राइट पॉलिसीज़ ले। जो आपने पेंडेमिक की बात की है, अगेन आप देखें तो इस चीज़ सामने आ जाती है। जो जितनी मर्ज़ी बातें करें, तो जो रियलिटी ये है कि हमको 160,000 लोगों की जानी नुकसान हुआ है। ये किसी और मुल्क में भी इतना हुआ है? तो क्या वजह है कि जो इतना छोटा मुल्क है और इनके पास NHS सर्विसेज भी थी उसके बावजूद? तो ये क्लियर बात है कि इनकी हैंडलिंग जो थी पेंडेमिक की, ये गलत हुई है। पर्टिकुलरली एवरी स्टेज पे ये लेट हुए हैं। अभी इस वक्त आप देखें कि पूरे जो स्कॉटलैंड में उन्होंने रूल्स रेगुलेशन चेंज किए हैं, वेल्स में उन्होंने चेंज किए हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड में उन्होंने चेंज किए हैं, लेकिन इंग्लैंड में इन्होंने चेंज अभी तक नहीं किए, क्योंकि उनके पार्टी के अंदर इख्तलाफ है इस मसले पे। तो पार्टी के इंटरनल इख्तलाफ को डील करने के लिए उन्होंने लोगों को खतरे में डाला हुआ है। अभी जो हॉस्पिटल एक तरफ पे नए डाल रहे हैं ताकि जो उसको कोप करने के लिए बना रहे हैं जी, तो दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि भाई हम बंद नहीं करेंगे क्योंकि जो पॉलिसीज़ हैं, पार्टीज़ हैं, होते रहें। दूसरे साल पहले जब हुआ था पार्टी, ये खुद 7-8 इन्होंने डाइनिंग स्ट्रीट में करते रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि नहीं। तो ये जो तज़ाद है, कंट्रडिक्शन जो है, ये सामने है। तो मैं समझता हूँ ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एक और बात जो लोग जानना चाहते हैं कि कश्मीर के मसले पर हमने देखा कि आप पार्लियामेंट के अंदर आपकी हमने डिबेट भी देखी, आपकी बड़ी दबंग तकरीर भी हमने देखी है। तो क्या वजह है कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को, टोरी गवर्नमेंट स्पेशली, कन्विंस नहीं कर पाते कि वो इंडिया के ऊपर इतना दबाव बढ़ाए, या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है वो, उसको क्या कश्मीर के अंदर एट्रोसिटीज़ नज़र नहीं आती?
आई थिंक मेरे ख्याल में जो असल पॉइंट है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात है। ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रेफर कर रही है हुकूमत, इस पे कि जो इंसाफ की बात है। जो हकीकत है वो ये है कि ये इनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो इनका बनाया हुआ है, अनफिनिश्ड एजेंडा ही नहीं इनका है, तो वो आपकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती। अगर आपका काम गलत हुआ है तो जब भी आपको मौका मिले अब करना चाहिए। लेकिन आप जब भी इनसे बात करते हैं हुकूमत से तो सवाल होता है तो ये कहते हैं जी कि ये इट्स अ मैटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये खुद गलत बात है कि ये कैसे कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मसला है, जबकि यूएन के रेजोल्यूशन पड़े हुए हैं। तो यूएन का मसला है, आप परमानेंट मेंबर हैं, आप कॉमनवेल्थ में हैं, 3-4 मिलियन के बशिंदे आपके यहाँ रह रहे हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। कश्मीरी खुद एक अपनी कम्युनिटी है जिसका अपना ये मसला है, उनको आप इग्नोर कर रहे हैं, तो हाउ इज़ दिस राइट? तो इनकी जो पॉलिसी है मैं समझता हूँ ये ड्यूपलिस्ट है, डबल स्टैंडर्ड्स है, और इसको हमें चैलेंज करना चाहिए और हम इंशाल्लाह हर बार करेंगे। बरतानिया में मौजूदा कोरोना वायरस की सूरत हाल परेशान कुन। बरतानवी बाशिंदे मुतवक्किल लॉकडाउन से खैफ, दुकानदारों में इजहार तशवीश। कहते हैं कि अगर लॉकडाउन लगा तो मज़ीद मौशी हालात अबतर हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने भी मज़ीद सख्तियाँ ताहाल नाफिज न करने का इंदिया दे दिया है। साउथ हॉल के मकामी दुकानदार और ख़रीदारों ने ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से मज़ीद क्या कहा, ये देखते हैं। बरतानिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते हुए खतरात। कोरोना वायरस के नए केसेस के पेश नज़र हुकूमत बरतानिया की जानिब से प्लान B जारी कर दिया गया, मगर आम शहरी मुतवक्किल लॉकडाउन और समाजी सख्त हदायत के हवाले से तशवीश का शिकार। लंदन और गिरदोनवा की मार्केट के दुकानदारों में भी गर्दिश करती खबरों ने तशवीश बढ़ा दी। उनका कहना था कि लोग कोरोना वायरस से बचाव के लिए खुद एहतियात करते नजर आ रहे हैं, इसलिए मजीद लॉकडाउन की तरफ जाना मुनासिब नहीं होगा। नहीं लगना चाहिए। ये है कि सेफ्टी के लिए मास्क वगैरह पहने, इंजेक्शन वगैरह सब लें, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। एहतियात करनी चाहिए, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन क्योंकि अब तो लोग यूज़ टू हो गए, अब अपना सेफ्टी तो कर सकते हैं ना। लॉकडाउन से तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, नुकसान होगा। ये लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। अगर लॉकडाउन दोबारा हुआ तो बहुत ही मामला ख़राब हो जाएंगे कारोबारी लिहाज से, तो मतलब वो जो अच्छा नहीं है। अब देखें ये इस टाइम पे सारी मार्केट खाली, कोई बंदा है ही नहीं। ये हमारा तो जो है मीज़ू का वो पहले सबसे बंद होता है पहले, और वो ऐसा बंद होता है लोगों के कारोबार चलते रहते हैं थोड़े बहुत, लेकिन हमारा जो है बिल्कुल वो बंद हो जाता है। और अच्छा है, पता है क्या एहतियात है, एहतियात ज़रूरी है, लेकिन हमारे काम पर बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। ज़ाहिर है जो पोजीशन इस वक्त चल रही है, जो जिस तरह पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, इसमें प्रॉपर एक होना तो चाहिए, सिस्टम बनना चाहिए दोबारा, ताकि ये मज़ीद इंक्रीज़ ना हो और जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। इसमें इस चीज़ के बारे में सोचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्रॉपर लॉकडाउन नहीं भी हो तो स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए लाजमी, ताकि मास्क ज़रूरी होना चाहिए। लॉकडाउन का कोई हल नहीं है वैसे, लेकिन क्योंकि लोगों को खुद ही, आवाम को खुद चाहिए कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करें, दूसरों को भी प्रोटेक्ट करें, मास्क यूज़ करें, थोड़ा डिस्टेंस रखें, क्योंकि लॉकडाउन से ऑलरेडी बिजनेसेस जितने भी हैं वो तो सब तबाह हो चुके हैं। हुकूमत बरतानिया ने बयान जारी करते हुए कहा कि बढ़ते हुए केसेस यकीनी तौर पर तशवीश का बायस है, ताहम ताहाल लॉकडाउन या मजीद माशी या समाजी सख्तियाँ मुतारिफ नहीं करवाई जाएंगी और कोरोना के फैलाव पर कड़ी नजर रखी जाएगी। आने वाले दिनों में बरतानवी हुकूमत की जानिब से मजीद इकदाम माशी हालात को पेश नजर रखते हुए किए जाने की उम्मीद की जा रही है, जिस पर मुकामी बाशिंदों में इज़्तिराब भी पाया जा रहा है। लोगों का कहना था कि एहतियाती तदाबीर करके ही कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। लॉकडाउन जो है वो इस मसले का हल नहीं। इससे कबल लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा मईशत को नुकसान हुआ। साथी रिपोर्टर वसीम कापी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। तहरीक इंसाफ बरतानिया के नायब सदर मलिक इमरान खलील ने अपने दौरा UAE के दौरान PTI दुबई के साबिक सदर जावेद इकबाल चौधरी से खुसूसी मुलाकात की। दो तरफ़ा उमूर पर गुफ्तगू के साथ साथ जमात की मजबूती और आइंदा इंतखाबात में कामयाबी के लिए हिकमत अमली पर गौर किया गया। मज़ीद देखते हैं दुबई से मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में। PTI बरतानिया के नायब सदर मलिक इमरान खलील इन दिनों मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर हैं, जहां वो पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं। दौरा के दौरान उनकी खसूसी मुलाकात PTI दुबई के साबिक सदर जावेद इकबाल चौधरी और नौ मुंतखब नायब सदर सैयद कलीमुल्लाह शाह बुखारी से हुई। इमरान खलील ने अमारात की नौ मुंतखब तंजीम को मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर PTI बरतानिया के नायब सदर मलिक इमरान खलील का कहना था कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की ओवरसीज के लिए खिदमात मसाली हैं। इमरान खलील ने ओवरसीज कमीशन पंजाब की कारकर्दगी को मसाली करार दिया और कहा कि PTI का हर कारकुन नजरियाती है और जमात से जज्बाती वाबस्तगी रखता है। आगे आने वाला वक्त जो है 2023 में हमने इलेक्शन जो है उसको किस तरह मैनेज करना है, लोगों को वोट एडजस्ट किस तरह करवाना है,
ये चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे हैं इंशाल्लाह 1-2 महीने के अंदर ये वाज़ा हो जाएगा कि इलेक्शन जो है ना वो किस तरह करवाए जा रहे हैं और ओवरसीज़ किस तरह इसको मैनेज किया जाएगा। लोगों को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक मोहब्बत चाहिए होती है, लोगों के इशू जो होते हैं वो जो सर्वर जो हमेशा दिन और रात वो आप जब भी फ़ोन करेंगे वो इंशाल्लाह ताला ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हमेशा आगे होकर मिलते हैं। इस मौका पर नायब सदर पीटीआई दुबई सैयद कलीमुल्लाह शाह बुखारी और साबिक सदर पीटीआई दुबई जावेद इकबाल चौधरी का कहना था कि ओवरसीज कमीशन पंजाब के वाइस चेयरमैन सैयद तारिक महमूदुल हसन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल के हल में बहुत संजीदा है। कमीशन बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बहुत खुश हैं जो वोटिंग राइट उनको मिला है और ये वाहिद इमरान खान साहब की हुकूमत में मिला है। बाकी सब पार्टियों ने इसकी मुखालफत की है। मसाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं लोगों के और कम्युनिटी के भी मसाइल हैं और जो वोट्स का जो सिलसिला है इलेक्टेड प्रोसेस जो है वो अभी हमें वहाँ से नहीं मिला। उस जैसे ही वो 2-3 महीने में इशू होगा उसके ऊपर हम काम शुरू कर देंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन की जो अफादियत है उसको बेहतर तरीके से आगे लेकर चलना है। ख़ुसूसन हम ये अपील करेंगे तमाम पाकिस्तानियों से कि इस फोरम को वो इस्तेमाल करें। ये किसी भी सियासी पार्टी से बालातर होकर ये इस फोरम हर पाकिस्तानी के लिए अवेलेबल है और जितना ज़्यादा इसको ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस्तेमाल करेंगे इस फोरम को तो उससे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके मसाइल हल करने में और बेहतर मदद मिलेगी। पीटीआई रहनुमाओं ने पार्टी के अंदर हामियों पर बात की और आइंदा आम इंतखाबात से पहले इन हामियों को दूर करके अपने कायद इमरान खान की क़यादत में पार्टी की जीत में अपना किरदार अदा करने पर भरपूर अज़्म का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। पख्तून बिजनेस एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से दुबई के मुकामी होटल में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज़म के एजाज़ में एक पुरवकार आशाइया का अहतमाम किया गया। तकरीब में पाकिस्तानी मीडिया, बिजनेस कम्युनिटी और सियासी समाजी सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। सैयद मुदस्सर खुशनूद रिपोर्ट करेंगे। एक्सपो 2020 दुबई में वफाक, पंजाब और सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी सरमायाकारों को रागिब करने के लिए मुतहरिक हो गई। दुबई में मुकीम बिजनेस कम्युनिटी और गैर मुल्की सरमायाकारों से राब्तों में तेजी आ गई। सदर पख्तून बिजनेस एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन UAE की जानिब से दुबई में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज्म के एजाज में एक पुरवकार इशाया का अहतमाम किया गया, जिसका मकसद खैबर पख्तूनख्वा में सरमायाकारी को फरोग देना था। इशाया में डायरेक्टर जनरल टूरिज्म एंड कल्चरल अथॉरिटी कामरान आफरीदी, एजाजी काउंसलर ऑफ ताजिकिस्तान, वाइस चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड इंजीनियर सईद महमूद समेत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नुमाइंदों ने शिरकत की। इशाया के मेजबान सदर पख्तून बिजनेस एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन UAE इंजीनियर जुबैर खान का कहना था कि KPK हुकूमत ने हमारे खदशात को दूर किया है। अब KPK में भी सरमायाकारी के दरवाजे खुलेंगे। हमारे जो भी क्वेश्चंस थे और जो भी हमें कंफर्मेशन चाहिए थी और सेटिस्फेक्शन चाहिए थी, उन्होंने बहुत हमें सेटिस्फाई किया है। और दीज आर द थिंग कि एक इन्वेस्टर जब पाकिस्तान में जाता है, ही वांट सेटिस्फैक्ट्री एंड सेफ्टी ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो दिल से काम कर रहे हैं। तो इनकी ये जो लगन और मोहब्बत देखकर हमें 100% हम श्योर है कि इन्वेस्टमेंट होगी और बहुत ज़्यादा होगी। जिस तरह आपने देखा हमारे दोस्त सिग्मा ग्रुप, दे ऑलरेडी कमिट एंड वी हैव जॉइंट वेंचर, वो फरवरी में अपना सेटअप पाकिस्तान में बना रहे हैं। डायरेक्टर जनरल टूरिज्म एंड कल्चरल अथॉरिटी KPK कामरान आफरीदी का कहना था कि KPK में सरमायाकारी के लातादाद मौके मौजूद हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ मुकीम पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी और दीगर सरमायाकार KPK में सरमायाकारी करें। हमारे अपने वतन के जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दुनिया में कर रहे हैं, उनको हम अट्रैक्ट करें, वो भी इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। और इसके अलावा दुनिया के बाकी इन्वेस्टर्स जो हैं उनको हम खैबर पख्तूनख्वा दुबई लेके आए हैं। हम पूरा 1 महीना एक्सपो में प्रेजेंट भी करेंगे और उनके साथ कोशिश करेंगे कि हम जितने ज़्यादा इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सकें और लेके जाया जा सके, उसको लेके जाएंगे। इशाया तकरीब में जनरल सेक्रेटरी पख्तून बिजनेस एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हलील बुनेरी, मारूफ बिजनेसमैन जन्नत आफरीदी, सदर PTI UAE मोहम्मद नवाज खान जदून, सदर पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा खालिद हुसैन चौधरी समेत दीगर ने शिरकत की। अभी हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन और टूरिज्म और इन्वेस्टर के लिए ऐसे माहौल हमने फराहम किया है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इस बात पे फख्र करेंगे कि हम जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके लिए 70% फॉरेनर अप्लाई करते हैं। आखिर में मेहमानों की पाकिस्तानी रवायती खानों से तवाज़ो की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात।
سال نو کی آمد پر خانوادہ غوث الورا کے چشم و چراغ عصر حاضر کے عظیم روحانی پیشوا جگر گوشہ غوث اعظم سید عفیف الدین جیلانی البغدادی دامت برکاتہم نے 92 نیوز کے ذریعے امت مسلمہ، نوجوان نسل، ملیشیا اور پاکستانی قوم کے لیے خصوصی پیغام پیش کیا ہے۔ This new year now should be different. We are not talking about year, but we talk about numbers and activities. And hopefully we will leave a good fingerprint, all of us, for the people to understand, for the people to listen to, and for us to be a people of people, not people of our own selves. Work for all so that Allah will grant you the reward of all. May Allah ease it, and may this year, inshallah, be the year of unity, rebuilding what has collapsed and affected, rebuilding the people, the mentality, the thinking, the belief, so that we will live peacefully and leave peacefully, inshallah. It was very unfortunate. The closing of the year it's happened because of, that flood, and this very misfortune happened during the end of the year. But that is something which happened, the action, the reaction of the people. I was amazed, in fact, with the amount of help and support everyone gave to the people, government and NGO and individuals. It was really amazing that we did something, alhamdulillah, with our brothers and sisters. But wherever we go, we'll find support. We'll find people reaching, they try to reach first. So that's something which is very important, and this is the unity we used to talk about, to help the people in a time of difficulties. If you want to help someone in a time of ease, he will remember it, but time of difficulties, it will be written in his heart, and he won't forget. Plus for us, for the people who helped, Allah subhanahu wa ta'ala will protect them from any misfortune, first of all. Secondly, will give them the highest reward. They are the people whom Allah loves the most, who are assigned to help people in their difficult time. I will say that how they overcome this problem, or they're building themselves nicely to overcome this problem, this is something to be recorded, something to be noticed, and something to be observed by all of us, and not only in Malaysia but everywhere. I will say to Malaysia, well done, Jazakumullah khair. Hopefully they will do it inshallah completely and very fast. یونان میں معروف صحافی خالد مغل پاکستان جرنلسٹ کلب رجسٹرڈ کے نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ جرنلسٹ کلب ایتھنز میں گزشتہ روز انتخابات ہوئے، جس میں 20 سے قریب اراکین نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ منتخب صدر خالد مغل نے کمیونٹی میں اور ملک و قوم کی بہتری کے لیے کام کرنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ شاہد گھمن رپورٹ کریں گے۔ یونان میں معروف صحافی خالد مغل پاکستان جرنلسٹ کلب رجسٹرڈ کے نئے صدر منتخب ہو گئے۔ جرنلسٹ کلب ایتھنز میں گزشتہ روز انتخابات ہوئے، جس میں 20 کے قریب اراکین نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ اس موقع پر موجود صحافیوں نے صدر منتخب ہونے پر خالد مغل کو مبارکباد کا پیغام دیا اور الیکشن کمیٹی آف پاکستان جرنلسٹ کلب رجسٹرڈ یونان کو شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کروانے پر خراج تحسین پیش کیا۔ نو منتخب صدر خالد مغل کا کہنا تھا کہ صدارتی الیکشن میں حق رائے دہی استعمال کرنے والے صحافیوں نے پاکستان جرنلسٹ کلب رجسٹرڈ یونان کے پلیٹ فارم کو مضبوط کرنے اور ملک و قوم کی فلاح کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج اس قابل بنایا کہ میں آج اپنے ہم وطنوں پاکستانیوں کے اور صحافی برادری کے کام آ سکوں، اور اس کے بعد میں آپ سب معزز
जर्नलिस्ट क्लब के मोअज़्ज़िज़ अरकान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। शुरका ने पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब रजिस्टर्ड यूनान की कानूनी तकमील करवाने पर साबिक सदर एहसानुल्लाह खान को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। नौमुंतखब सदर खालिद मुगल समेत दीगर अरकान ने ऐसे तमाम सहाफ़ियों को क्लब में शामिल करने का इंदिया दिया जो अभी तक क्लब का हिस्सा नहीं। शाहिद गुमन, 92 न्यूज़, मॉस्को, रूस। सिंधी एसोसिएशन UAE ने मुत्तहिदा अरब अमारात की 50वीं सालगिरह के मौके पर दुबई के शेख रशीद ऑडिटोरियम में सिंधी सकाफती दिन और मेगा म्यूजिकल नाइट मनाई, जिसमें 7 अमारात से बड़ी तादाद में सिंधी खानदानों ने शिरकत की और तकरीब का भरपूर लुत्फ उठाया। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट में देखिए। सिंधी एसोसिएशन UAE की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात की 50वीं सालगिरह के मौका पर दुबई के शेख राशिद ऑडिटोरियम में सिंधी सकाफती दिन और मेगा म्यूजिकल नाइट मनाई गई। तकरीब में मुत्तहिदा अरब अमारात की समाजी और कारोबारी शख्सियात मिस्टर वाशु शरफ, मिस आशा चंद, मारूफ अमाराती बिजनेसमैन याकूब अल अली, सदर यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट हर एक्सीलेंसी लीला राहिल अल अफ्तानी, दुबई पुलिस के सीनियर ऑफिसर डॉक्टर हुजैफा इब्राहिम ने शिरकत की। शो का आगाज शाह बिटाई की शायरी और मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी तराने से किया गया। सकाफती दिन को खूबसूरत बनाने के लिए अहमद मुगल, उस्ताद रजब फकीर, उनैना फिदा जतोई और नाजिया अमीन मोहम्मद की जानिब से कौमी मिली नगमे पेश किए गए। सकाफती दिन के मौका पर खिताब करते हुए सिंधी एसोसिएशन ऑफ UAE के चीफ ऑर्गेनाइजर माजिद हैदरी ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात अपने क़याम से ही समाजी और सकाफती सरहदों पर तवज्जो दे रहा है और हम अपनी सिंधी कम्युनिटी के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। तकरीब में सफ़ीर महफूज, कोऑपरेटिव सर्विसेज अब्दुल अजीज अहमद, हाफिज मोहम्मद अली, चेयरमैन ब्लोच रियल इन्वेस्टमेंट यासीन खालिद, पाकिस्तान एम्बेसडर सेक्रेटरी रोशन वडवानी, पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर इमरान नज़ीर, कंट्री मैनेजर PIA मजहर अब्बासी और दीगर ने शिरकत की। सिंधी सकाफत और UAE की गोल्डन जुबली के हवाले से शुरका ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। We know Dubai is a big diversity and we have 210 community and the Sindhi families today are making impact, especially with 50 years of UAE. The Sindhi Cultural Day today is a big challenge for humanity, unity and happiness. I wish them all the best and I'm very pleased and glad to be part of that. दुबई और UAE कल्चरल डाइवर्सिटी का एक हब है, तो उसमें फिर हमारे जो सिंधी भाई हैं उन्होंने ये जो रंग रचाया है और ये जो कल्चरल डे है जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सिंध की खुशबू ही आएगी। और ये एक पैगाम है सबके लिए कि आप जहाँ भी रहें मिल के रहें और यूनिटी के साथ रहें, और लेकिन अपनी जो रूट्स हैं उसको ना भूलें। हमारी सिंध जो है वो सूफियों की सरजमीन है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह से लेकर सचल सरमस तक हमारे यहाँ बहुत बड़े शायर, बुजुर्ग शायर वो सिंध में हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारी रवायात में मोहब्बत, मेहमानदारी, दरगुज़र और कोई तफरीक नहीं है। बेहतरीन मौका है जहाँ मुख्तलिफ कंट्रीज़ के मामले के लोग आके और मिलते हैं, सारे अलग मुल्कों से। बड़ा अच्छा माहौल क्रिएट किया हुआ है, बड़ा खूबसूरत सा। असांखे ॾाढो मज़ो पियो अचे, ॾाढी ख़ुशी है पई पंहिंजे कल्चर के रिप्रेजेंट कंदे, और हमारा कल्चर जो है वो दुनिया में अनोखा है। दुनिया में हमें खुशी होती है जब हम क्योंकि हमारा कल्चर आपको पता है 5000 साल से भी पुराना है। आई वाज सरप्राइज के इंडिया की सिंधीज इंटरेस्ट ले रहे हैं पाकिस्तान, तो देन आई केम टू नो के सिंधीज दोनों तरफ से वही रिच कल्चर है, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई डू एनकरेज के ऐसे कल्चरल शोज़ होने चाहिए जो ना सिर्फ अपने कल्चर को शो करे बल्कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक बाउंड्री भी कायम करे। बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की, और जैसे आपने कहा कि इंटरनेशनल डाइवर्सिटी जो है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास जो गेस्ट हैं वो
पूरे हमारे पास कुछ दोस्त हमारे कनाडा से आए हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया से आए हैं स्पेशली फॉर द इवेंट। अमेरिका से हमारे 2 दोस्त आए हुए हैं, वो आए हैं। सिंध से हमने स्पेशली बहुत सारे आर्टिस्ट को साथ और स्पेशल गेस्ट मंगाए हुए हैं। सिंध धरती बहुत कदीमी हमारी रवायात है, हमारी सकाफत है जो 5000 साल पुरानी है, उसको उजागर रखने के लिए हम दुनिया के कहीं भी कौन से भी कोने में होंगे तो अपनी सकाफत को उजागर करेंगे, कोशिश करेंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज इतना बड़ा मेगा म्यूजिकल इवेंट और कल्चरल प्रोग्राम और इसके साथ साथ यूएई का 15 इयर्स गोल्डन जुबली जो सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जिसमें यूएई के लोकल्स भी आए हैं, अमेरिका से कुछ सिंधी फैमिलीज आई हैं, कनाडा से और सिंध पाकिस्तान से आए हैं लोग। मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस मौका पर शुरका ने मिलकर यूएई की 50वीं गोल्डन जुबली का केक काटा। कौमी त्योहार में मेहमानों और फनकारों को तोहफे और शील्ड भी दी गई। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में नादिर सोलंगी, मेहराब सोमरो, जवाद सदीकी और दीगर शामिल थे। सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, मुत्तहिदा अरब अमारात। अमरीका की ईस्ट और मिड वेस्ट की रियासतों में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी पूरी तरह से मफलूज होकर रह गया है। हुकूमत ने शहरियों को बगैर ज़रूरत घर से बाहर निकलने की तनबीह कर दी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद वाशिंगटन में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी खुरम, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अमेरिका भर में ईस्टर्न और मिड वेस्ट रियासतों में शदीद बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त रियासत वाशिंगटन में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे शदीद बर्फ़बारी कल रात से हो रही है। हुकूमत की तरफ से तनबीह की गई है कि बगैर किसी मकसद के घर से ना निकलें। तो अगले 3 दिन जो इसी तरह से दर्जा हरारत में बतदरीज कमी आएगी और इस स्नो के बाद, स्नो के तूफ़ान के बाद यहाँ पर स्लीट होगी, जिसके ऊपर चलना भी मुश्किल होता है। तो मिड वेस्ट की जो रियासतें हैं वहाँ पर पिछले 2 हफ्तों से शदीद बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है और लोग जो हैं वो अपने घरों पर कामों पर नहीं जा सके, क्योंकि बर्फ़बारी की वजह से उसको वहाँ पे जो सड़कों की सफाई है वो भी मुश्किल दिखाई दे रही है। इसी तरह से रियासत जो मैसाचुसेट्स, बॉस्टन में कनाडा की तरफ से आने वाली हवाओं के नतीजे में वहाँ पे दर्जा हरारत में बहुत कमी आई है और शिकागो, इलिनॉय, रियासत इलिनॉय के शहर शिकागो में शदीद तूफ़ानी जो हवाएं हैं उसके नतीजे में -30 दर्जा हरारत वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। तो अमेरिका भर में जो बर्फ़बारी का जो सिलसिला है अगले 2 हफ्तों तक जारी रहेगा, जिसके नतीजे में शदीद वहाँ पे जो बिजली का बहरान जो हर साल आता है वो भी वहाँ पे बिजली बंद होने की बहुत इतलात आ रही हैं बहुत सी रियासतों से। अभी तक सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बर्फ़बारी और तूफ़ान के सिलसिले में मिड वेस्ट रियासतों में 11 अफराद के हलाक होने की इतलात आई हैं। तो अभी यहाँ पे वाशिंगटन में ये कहा जा रहा है कि अगले 3 दिन जो हैं ये तूफ़ान के जो असरात हैं यहाँ पे रहेंगे, जिसके नतीजे में लोगों के कामों में जाने के मुतासर होंगे। इसके अलावा पब्लिक गैदरिंग के ऊपर हाथों ओमिक्रॉन की मौजूदगी में हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि पब्लिक गैदरिंग जो है वो ना की जाए। तो इसी हवाले से जैसे जैसे मौसम की जो अपडेट्स आते रहेंगे वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे।